अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने और याद करने के लिए आपको सिर्फ 3 बातों का पता होना चाहिए। पहली बात, डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये देखें, मैंने आपके सामने एक डायग्राम शो की है। इसमें देखें, लेफ़्ट साइड पे ब्लू रंग के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी तादाद यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और राइट साइड पे जो है ना, इनकी कंसंट्रेशन यानी मिकदार कम है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो एक्चुअली गैसेस भी इसी तरह करती हैं, जहाँ उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। मीन्स गैसेस मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, दूसरी और मेन बात स्टूडेंट जो आपको पता होनी चाहिए, वे ऑफ गैसेस मूवमेंट, कि गैसेस किस रास्ते से मूव करती हैं। आप देखें, जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से हमारे नाक, फिर हमारे लंग्स में होते हुए किस में जाएगी, एल्विलाई में, और एल्विलाई से फिर एल्विलाई के गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं उनमें डिफ्यूज़ करेगी, और वहाँ से फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर सेल्स में चली जाएगी। क्योंकि सेल्स और कैपिलरीज के दरमियान, और सेल्स एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान जो स्पेस होती है उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से निकलकर कैपिलरीज में, कैपिलरीज से निकलकर एल्विलाई और फिर एक्सहेल होकर जिस्म से बाहर निकल जाएगी। देखिए स्टूडेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनती ही हमारे सेल्स के अंदर है, और वो एक टॉक्सिक गैस है, उसका बाहर निकलना लाजमी है। जो कुदरती तौर पे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो तो सिर्फ 0.04% है, ठीक है। तो मेजर सोर्स जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमारे सेल्स खुद ही हैं। सेल जो फंक्शनिंग करते हैं उसके नतीजे में रा प्रोडक्ट जो बनता है, एज अ रा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो अब आप लोगों को 2 बातें पता चलेगी, एक डिफ्यूजन यानी मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एंड सेकेंड थिंग इज क्या है, वे ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसेस, कि गैसेस के मूव करने का रास्ता क्या है। ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई से कैपिलरीज और फिर सेल में जाएगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से बाहर निकलकर कैपिलरीज और फिर एल्विलाई से होकर फेफड़ों के जरिए एक्सहेल हो जाएगी। तीसरी जो मेन बात आपने पहले भी पढ़ी है, प्रेशर ग्रेडियंट की। आप लोगों ने प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ा था कि गैसेस मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली जगह पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर ये 3 बातें आपको समझ आ गई हैं तो आए अपना टॉपिक क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, ये जो एल्विलाई है, ये एल्विलाई बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इतनी छोटी होती हैं कि दोनों लंग्स के अंदर एक 300 मिलियन हो सकती है। 300 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। बट इसके अंदर फंक्शनिंग करने की क्या है, कैपेबिलिटी है। अब देखें, ये मैं आपके सामने जो है ना एल्विलाई की डायग्राम शो कर रहा हूँ। इसमें आप देखें कि एल्विलाई है, इसके छोटे छोटे होल्स हैं, इसके अंदर गैस होती है, और इसके सराउंडिंग में आपको खून की नालियाँ, ब्लड वेसल्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो और इसके अलावा इसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन भी होती है। क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है इसलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। द प्लेस वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी यूनिट। तो रेस्पिरेटरी यूनिट हमारा कौन सा है, एल्विलाई है। एल्वियुलर डक्ट्स हैं इसके ऊपर, देखें कैपिलरीज हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसकी जो है ना मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है ना। मेम्ब्रेन्स यानी कि छोटी छोटी इसकी सराउंडिंग में जो है ना तह होती हैं। ये देखें, उनके नाम भी दिए गए हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। तो रेस्पिरेटरी यूनिट किसको बोलते हैं, एल्विलाई क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा आप इसकी मेम्ब्रेन्स भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक और डायग्राम भी है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ब्लड से निकलकर, इन मेम्ब्रेन से भी निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रही है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो स्टूडेंट्स आए टॉपिक शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम सी बनाई है, ये सारा टॉपिक इसी डायग्राम में। अब देखें, जो ऑक्सीजन है वो एल्विलाई में जब आती है तो उसका प्रेशर कितना है, 104 mmHg,
जबकि कैपिलरीज के अंदर जब ये आ रही होती है तो कैपिलरीज में इसका प्रेशर कितना होता है, कैपिलरीज में प्रेशर कितना होता है, सिर्फ 40 mm है जी। अब देखिए कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, 104, और कौन सा कम है, 40। तो इट्स मीन जो गैस है वो क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे हाई प्रेशर 104 है यानी एल्विलाई में है, और लो प्रेशर क्या है, कैपिलरीज में है। तो कैपिलरीज की तरफ क्या करेगी, ऑक्सीजन मूव करेगी। अब जब कैपिलरीज में ऑक्सीजन जमा होती है तो वहाँ पे इसका प्रेशर हो जाता है 95, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि कैपिलरी से बाहर निकलकर जो सेल्स के दरमियान फ्लूइड है वहाँ पे इसका कितना होता है, सिर्फ 40 mm है जी। तो अब 95 ज़्यादा है क्योंकि, तो ऑक्सीजन मूव करेगी कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना है, 40 mm जी, और सेल में कितना है, सिर्फ 23। अब 40 ज़्यादा है, 23 कम है, तो इट्स मीन जो गैस है मूव करेगी वो कहाँ से कहाँ पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल की तरफ। तो ये देखें, इसलिए मैंने कहा था कि आपको एक रास्ता पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई से कैपिलरीज, कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर सेल में आएगी। और क्यों आएगी, क्योंकि जो एल्विलाई में प्रेशर ज़्यादा होगा कैपिलरी में कम होगा, फिर कैपिलरी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जब आएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कम होगा, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जब सेल में आएगी तो सेल में कम होगा। तो इस तरह जो ऑक्सीजन होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती आएगी, मूव करती आएगी। सेम इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल में होती है, सेल से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर कैपिलरी में, फिर एल्विलाई में, और फिर जिस्म से बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्यों मूव करती है, क्योंकि सेल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ क्या करती है, मूव करती है। देखिए कितना कम होता है, ये भी लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द सेल 46 mm है जी, वाइल इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना है, 45। एक का फ़र्क है बट है तो सही ना। इसी तरह फिर कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैपिलरीज की तरफ क्यों जाएगी, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अभी आपने पढ़ा 45 है और कैपिलरी के अंदर कितना होता है, सिर्फ 40, ठीक है ना। तो 5 का डिफरेंस है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकल कर लोअर प्रेशर यानी कैपिलरीज की तरफ जाएगी। कैपिलरीज से फिर एल्विलाई में क्यों जाएगी, क्योंकि एल्विलाई में क्या है, प्रेशर कम होता है। कितना होता है, 40 mm Hg होता है, और पल्मोनरी ब्लड में 45 होता है। तो ये बेसिकली था आपका टॉपिक। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं, आप अपनी तरफ से हाइडिंग्स बना लें, ठीक है। आप लोगों का कंसेप्ट होना चाहिए कि ऑक्सीजन एल्विलाई और उसके बाद जो है ना कैपिलरी, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इसकी तरफ जाता है। तो ये आप लोगों ने प्लीज़ पढ़ लेना है, ठीक है। ये बुक में जो पेज है वो भी आपके सामने है, सारा कुछ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।